जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों बाद मिल रहे ना, सॉरी हम थोड़े से बिजी थे, पर आज फिर से जो सीरीज हम ब्रेक कर चुके थे उसको फिर से वापस लेकर आए। आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसमें हम फ्री फॉल को कवर करेंगे। फ्री फॉल क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारे चैनल पे हमने एक कम्युनिकेशन कोटिंग लिया था, जिसमें क्लास 10 या क्लास 11 किसको हमने प्रेफरेंस दिया जाए, किसका लेक्चर्स पहले लेकर आए, ये हमसे पूछा था। तो आप सब लोगों ने कहा, किसी ने कहा क्लास 10, किसी ने कहा क्लास 11। तो ग्रेविटेशन खत्म होते ही हम क्लास 11 के सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली 10th और 11th का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मेरा नाम है सुमेश सर और ये हम सबका प्यारा सा चैनल कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय सुमेश। तो आज का टॉपिक है फ्री फॉल। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सपोज ये पेन आप सभी को दिख रहा है, ये इस पर कोई फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है क्या, इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या कहोगे आप? सर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको और अपनी तरफ खींच रही है। फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब अर्थ अगर इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आता? ये नीचे आ रहा है क्या? नहीं, ये अपनी जगह पर रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ है। तो अगर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोई बॉल हो, ठीक है, इस बॉल पर समझे अर्थ का सरफेस है और इस बॉल पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है नीचे की ओर, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है नीचे की ओर, फिर भी ये नीचे नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। और वो फोर्स कौन लगा रही है? इस कंडीशन में मेरा हाथ को फोर्स लगा रहा है, मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ इस पेन को अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। और इसी की वजह से जितना ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ऊपर में फोर्स लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी की वजह से जो बॉल है ये रेस्ट पोजीशन में है। पर अगर क्या हो, अगर हमने ये जो फोर्स मेरा हाथ इस बॉल पर लगा रहा है, इस पेन पर लगा रहा है, तो ये हाथ हमने निकाल दिया, तो क्या होगा? जैसे हम निकाल देते हैं, क्या हुआ? पेन नीचे की ओर आया, मतलब पेन नीचे गिरने लगा। ठीक है, अगर मैंने ये फोर्स निकाल दिया, तो बॉल के ऊपर एक ही फोर्स रह जाएगा, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तब हम उसको बोलेंगे इस बॉडी इज इन अ फ्री फॉल कंडीशन। मतलब बॉडी क्या लिखते हैं हम? अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, a body is falling freely under the influence of gravitational force alone. A body is falling freely under the influence of gravitational force alone. एक आधी बॉडी जो कि नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है, और उस पर सिर्फ एक ही तरीके का फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे कॉल्ड एज फ्री फॉल, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे फ्री फॉल। अब समझो, बॉडी एक आधी बॉडी है, यहाँ से हमने इसको रिलीज की तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ये कहानी हमने पहले के लेक्चर्स में देखी हुई है। और क्या एक्सीलरेशन से आती है, ये सब हमने कवर किया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग चैप्टर वो वीडियो भी पहले देखिए। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या? एक आधी बॉडी जो नीचे आ रही है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक्चुअली क्या था, एक फेमस एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो गैलीली का। उन्होंने क्या किया, एक फीदर और एक मेटल बॉल, दोनों को एक साथ रिलीज किया। पहले तो मुझे आप लोग बताओ, ठीक है, सपोज करो हम कोई भारी चीज, ठीक है, या कोई हल्की सी चीज, समझो मैं कोई, ठीक है, हमने अगर एक कागज लिया, ये कागज को यहाँ से हम रिलीज करते हैं और इस पेन को रिलीज करते हैं, क्या लगता है कौन पहले गिरेगा?
कागज या पेन, ठीक है, समझो करके देखो। आपको शायद नीचे तक का दिखेगा नहीं, हम मेरी एक्सपेरिमेंट बाद में करवा लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो जब आप इसको रिलीज करोगे, आप घर पे करके देखो, तो पहले पेन गिरेगा कागज में, ठीक है। तो सबने ये सोचा, एरिस्टोटल ने भी ये सोचा कि जिसका मास ज्यादा है उस पे एक्सेलरेशन ज्यादा लगता है। इस पे भी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, आप किसी चैनल के शॉर्ट्स में जाके देखो कि मास और इनर्शिया का क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन। हाँ, जिसमें जो ज्यादा मास की बॉडी होगी उस पर एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा। तो उन्होंने सोचा ग्रेविटेशन के केस में भी यही कंडीशन होगी। तो इसका मास ज्यादा है तो इस पे एक्सेलरेशन ज्यादा लगा, इसका मास कम है तो इस पे एक्सेलरेशन कम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने इस चीज को प्रूव किया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर कि एयर पूरी निकाल दी, मतलब कि एक वैक्यूम चैम्बर बनाया और उस वैक्यूम चैम्बर में इसी पेज को और एक मेटल के बॉल को, समझो एक फिगर को और मेटल के बॉल को एक साथ एक हाइट से रिलीज किया और उस समय देखा कि वो दोनों एक साथ नीचे आए। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, जब मैंने इस पेन को और इस कागज को नीचे छोड़ा था तो एक कागज ऐसा लहराता हुआ आया क्योंकि इस पर एयर ड्रैग लग रहा था। क्या लग रहा था? एयर ड्रैग। बट जब मैं यहाँ से पूरी एयर निकाल दूं तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह उसको ऊपर लगेगा नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन एक्ट होगा, इस पर भी और इस पर भी, तब जाकर वो दोनों एक साथ नीचे आएंगे कि उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। याद देखो, अगर मैं ऐसा रखूं, ऐसे रखें, किताब लेते हैं, समझो किताब, अगर हम इस पेज को यहाँ पर रखें, अब इस पेज के ऊपर कोई भी ऐसी सरफेस हमने नहीं रखा, खाली जगह नहीं रखी जो कि इस पेज के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगाता है, और तब हम इस पेज और इस बुक को साथ में रिलीज करेंगे। जब इस पेज पर सेपरेटली कोई भी एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा तो ये बुक और पेज ये साथ में नीचे आएंगे, ठीक है। आप जरा स्लो मोशन में देख सकते हो, एक साथ नीचे है। तो जब ये बुक और ये पेज एक साथ नीचे आए क्योंकि इन पर सेम सिर्फ एक ही तरीके का फोर्स एक्ट हो रहा था, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों पे कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं हो रहा। हम वैक्यूम क्रिएट करके इसको नहीं समझा सकते, इसीलिए से एक छोटी सी कोशिश की, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम बोलते हैं कोई बॉडी मोशन में है, समझ लो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ से ये नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ये अर्थ की तरफ गिर रहा है इसका मतलब ये मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि ये कितने स्पीड से आया, इसको नीचे आने को कितना समय लगा, कितने हाइट से ये नीचे आया, क्या वेलोसिटी से आया, क्या एक्सीलरेशन से आया, ये सारे फैक्टर हमको मोशन से रिलेटेड कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट। तो सभी मोशन से रिलेटेड ये जो फैक्टर्स है, जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, ये सब निकालने के लिए न्यूटन सर ने हमको काइनेमेटिकल इक्वेशंस दिए। आप सब जानते हो, बताइए एक एक करके। एक पहला फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, second one s is equal to ut plus half at square, and third one v square is equal to u square plus 2as। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के ये सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपके हो चुके हैं, ठीक है। फिर मैं देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। v मींस होता है फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, देन अगेन u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये नोटेशन आप ध्यान रखो। फ्री फॉलिंग के कंडीशन में अगर आप फार्मूले राइट करना चाहो तो देखिए आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। क्लास 10 के लिए आप थोड़े से 11th में जाएंगे तो कुछ आपको अलग अलग ट्रिक्स सीखने मिलेगी, पर हम 10th के लिए है तो थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम दो कंडीशन ले, ए तो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और ए तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। सपोज करो पहली कंडीशन हमने ली कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जिस तरीके से पे इसको रिलीज किया है, किधर आ रहा है, नीचे। तो इस पर इस काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे एक्ट होंगे वो देखते हैं। आपने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया तो भी चलेगा, ठीक है, पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। क्या? देखिए ध्यान दो, इधर ध्यान दे बेटा।
देखो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। एक बात सुनो, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब क्या, तो जब वो ऊपर पहले थी तब वो रेस्ट में थी। जैसे देखो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ये पेन रेस्ट में रखा हुआ है, फिर हमने इस हाथ के फोर्स को निकाल दिया था और तब जाके ये बॉडी नीचे गिरी। मतलब जब वो ऊपर से नीचे गिर रही तो फर्स्टली वो रेस्ट में थी, मतलब वहां पे उसकी स्पीड कितनी थी, 0। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे का मोशन हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, ठीक है। और एक बात बताओ, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है कि कम होते जाता है, बढ़ते जाता है। यार स्पीड तो बढ़ती जाती है ना, स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट के लिए देखो क्या करना, एक पत्थर उठाना, यहाँ से अपने सर पर गिराना, ठीक है, और किसी दोस्त को देना और उसको बोलना कि एक बिल्डिंग पर जा और वहां से रिलीज कर मेरे सर के ऊपर, आपको समझ जाएगा, ठीक है। यार ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। आपको ये नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एकदम बेसिक से आपको लूंगा कि स्पीड बढ़ रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे, स्पीड कम तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे, ये सारी चीजें हम लेंगे, आप कमेंट में लिख के दे देंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन हमेशा लेना पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाते समय अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है उस समय की कंडीशन पे तो देखो एक्सीलरेशन जो होगा वो -g। अब देखो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसकी जर्नी कंप्लीट होते तक क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसकी स्पीड कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, एक पॉइंट आया इसकी स्पीड 0, फिर उसने नीचे की जर्नी चालू की, बराबर। मतलब जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही, स्पीड कम हो रही तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, और ऊपर की जर्नी जहाँ पे खत्म होती है वापस की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर स्पीड होती और स्पीड बची हुई होती तो और ऊपर जाता ना, ऊपर की जर्नी खत्म हो गई मतलब उसकी स्पीड उस पल पे 0, तो फाइनल वेलोसिटी जो रहती है वो 0 रहती है, ठीक है। इस पर से फिर इक्वेशन बनाइए, यहाँ पे पुट किए u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन gt, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया v = gt जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो यस इज इक्वल टू u कितना 0, तो 0 into t टोटल टर्म 0, ये बचा हाफ, a की जगह gt स्क्वायर। दिस इज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्री फॉल। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका मतलब v स्क्वायर u की वैल्यू 0, 2 a की जगह g and s, and this is the third kinematical equation। अब ये आप करें, ठीक है, मतलब इस पर इसी काइनेमेटिकल इक्वेशन को लीजिए, v की वैल्यू 0 पुट कीजिए, a की जगह -j पुट कीजिए और इस इक्वेशन को आप डिराइव कीजिए। देखो मैं डायरेक्टली करता हूं, v = u + at है ना, तो v कितना 0, तो u प्लस एक्सेलरेशन -g और t, ये इधर गया माइनस का तो gt हो जाएगा, तो u = gt। दिस इज फर्स्ट। आप इस काइनेमेटिकल इक्वेशन को ध्यान रखेंगे और इस कंडीशंस को ध्यान रखेंगे कि ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो u 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसको और चेंजेबल हम ध्यान रख सकते हैं साइन कन्वेंशंस को, पर वो हम क्लास 11 के सीरीज में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे ही ध्यान रखो, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है हमको, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर इसमें v की टर्म नहीं चाहिए जो 0 है, a की टर्म -g, तो ये बन जाएगा ut - हाफ gt²। आप लोगों को इतने फॉर्मूले सेपरेट आउट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ करके दे रहा हूँ, आप इन तीनों को ध्यान में रखना और ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करते चलना न्यूमेरिकल्स में। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो v0 ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। दिस इज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसके लिए जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। लिख ले, हम न्यूमेरिकल करते हैं।
होता है। चलो एक न्यूमेरिकल करें। हम न्यूमेरिकल का एक अलग सेक्शन लेंगे जिसमें सभी टॉपिक पर के न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, अ स्टोन इज रिलीज्ड from a tower of height 19.6 meter. What will be its final velocity? देखिए क्या बोल रहे हैं, a stone is released from the tower of height 19.6 meter. एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर, ठीक है। ये टावर है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर। वहां से एक पत्थर को रिलीज किया गया, ठीक है। और वो बोल रहा है कि नीचे तक आते तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या देखा, देखो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन उसका +g, ठीक है। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन -g। और एक बात याद रखो, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको आप 10 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेट, अगर दिया हो तो हम 11 12 पे जब जाएंगे तब इसको अप्रोक्सीमेट 10 ही कंसीडर करेंगे। देखिए 19.6 मीटर टावर पे एक स्टोन है और वहां से हमने उसको रिलीज किया। तो ऊपर से नीचे आ रहा है स्टोन, ऊपर से यदि नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा +g, दैट इज +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 19.6 मीटर, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है v। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे, v = u + at, second one s = ut + half at square, and third one v square = u square + 2as। हम डायरेक्टली ये लेते, आप फ्री फॉलोइंग की इक्वेशन पर से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, u, a और s ये तीनों टर्म्स दिए और v निकालना, इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले में ये चारों चीजें प्रेजेंट है वो पहले देखिए। u, a, s, v, u, a, s एंड v। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में सारी चीजें प्रेजेंट है। अगर ये हम लेते तो t नहीं है, ये लेते तो भी t नहीं है, ठीक है। तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v square = u square + 2as। वैल्यू पुट करो, v square = u square, u कितना 0, तो ये टर्म पूरी हुई 0, मतलब 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 9.8 इंटू ये 19.6। तो v = स्क्वायर अगर इधर गया तो इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। 9.8 टू जा कितना हुआ 19.6 इंटू 19.6। अगर ये 2 बार होता है मतलब इसका स्क्वायर है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, बचा क्या, फाइनल वेलोसिटी बची 9.6 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, सबको समझा। चलो सेकंड ले, देखिए if an object is thrown vertically upward। अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है। सबको दिख रहा, वीडियो चालू है ना? हाँ चलो, तो an object thrown vertically upward and rises up to the height of 20 meter. What will be the initial velocity through which it thrown? थोड़ा सा इंग्लिश कंसीडर कर लो यार। देखिए हम क्या हो रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका तब वो 20 किलोमीटर हाइट पर जाता है, तब उसकी कितने इनिशियल स्पीड से हमने उसको फेंका होगा।
ऐसा समझो rises up to height of 20 meter means 20 meter is some maximum height reached by this object. 20 मीटर अप टू 20 मीटर मतलब वो 20 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट हुई होगी, बराबर। तो सपोज करो मेरे पास क्या क्या वैल्यू दी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v की वैल्यू 0, नीचे से ऊपर गया तो v 0, एक्सीलरेशन -g मतलब -9.8, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर का, और मुझे अब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कितनी स्पीड से उसको फेंका गया। सिमिलर फार्मूला है, कौन सा है, v² = u² + 2as, एकदम हलवा न्यूमेरिकल है, ये 0 u² + 2 ये -9.8, डिस्प्लेसमेंट है 20, ठीक, कितना हुआ u² प्लस 8 2 16 7 19.6 into 20, ये हुआ देखो 392, ये हुआ 392 u का स्क्वायर, तो u कितना, ये हुआ √392, 392 में से होता है करीब 9 पॉइंट कुछ के करीब, ठीक है, 420 15 225 16 पॉइंट समथिंग 381 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, 19.5 कंसीडर लेते हैं, तो 19.5 कंसीडर मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ पे 10 लेते, अगर हम 10 लेते तो आप देखिए कितना होता, 400 होता, मतलब ये 20 आ, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ जाता। समझ में आ सबको? यहाँ पे अगर टाइम पूछे, अगर पूछे कि उसको ऊपर तक जाने के लिए कितना समय लगा, अगर ऐसा पूछ लेता है तो क्या करते, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं v = u + 80, v कितना 0, अब u कितना है, समझे हम 20 अगर आता तो 20, नहीं तो फिर 9.5 प्लस एक्सेलरेशन कितना 9.8 t, फिर यहाँ ये इधर जाता तो -9.8 t का इधर गया तो प्लस ये 19.5, तो t की वैल्यू कितनी, तो 19.5 अपॉन 9.8, एक पॉइंट कटा, इसको डिवाइड कर लो तो करीबन जितना आया इतना समझो। यहाँ पे अगर हम 10 लेते तो ये आता कितना 19.5 में 20, तो इस 20 के करीब 20 डिवाइड बाय 10 ये 2 के करीब आता है, मतलब अभी आ रहा है 2 के करीब, 2 सेकंड के करीब, मतलब 2 सेकंड लगा इसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे। क्लियर है? ठीक है, तो फ्री फॉल के या उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम ग्रेविटेशन के है उसके लिए हम अलग सेक्शन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल कवर करेंगे ऑल टाइप्स के, ठीक है। उसके पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या थोड़ा सा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानते हो? बहुत पहले की बात जब ना आइंस्टाइन सर ने एक बात बोली थी, पता है आइंस्टाइन सर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ना कोई भी बात बोल देते थे और फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको प्रूव करने में लग जाते थे, कोई थ्योरी नहीं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ बात बोल दी। तो आइंस्टाइन सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होके ग्रेविटेशनल वेव्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स है, सॉरी ग्रेविटेशनल वेव्स है। उनका कहना था कि ये जितने भी प्लैनेट्स सब रिवॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स का उस पर इफेक्ट हो रहा है। और बहुत सालों के बाद में एक सैटेलाइट जिनका नाम था लीगो, क्या नाम था? लीगो, LIGO। ये लीगो ऐसा नाम, ये लीगो जो है इन्होंने इस सैटेलाइट में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, ठीक है। कुछ ऐसे होता था समझ लो, ऐसे कुछ पैनिक रॉड इस तरह से क्रॉस सेक्शन रहता है और यहाँ पे होता है डिटेक्टर, समझ लो इसकी लेंथ बराबरी में होती है और इसको ना हम स्पेस में छोड़ देते हैं। जब यहाँ पे कोई वेव्स का इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ भी वेव्स यहाँ पे नहीं है,
तब इसकी लेंथ इक्वल रहती है, और इक्वल रहती है तो सेम इंटरफेरेंस हमारा को ये डिटेक्टर शो करता है। बट जब एक किसी वेव्स की इन्फ्लुएंस में आती है तब इसकी जो साइज है वो कम ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर हमारे को सिग्नल डिटेक्ट नहीं होता, मतलब इनका इंटरफेरेंस का क्रॉस सेक्शन हमको नहीं मिलता। उससे हम ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो 2015 में पहली बार लिगो के द्वारा ये ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन हुआ था। लिगो, जिसका लॉन्ग फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। लिगो मतलब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ऐसा इनका लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी हम कवर करके एक लेक्चर और हम न्यूमेरिकल सेक्शन का बनाएंगे, मतलब कि 6-7 वीडियोस पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर पे होंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर क्लास 11 की सीरीज। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी को कवर करेंगे। थैंक यू।